2 मिनट ठहर के पहले ये कहानी सुनिए और उसके बाद तय कीजिएगा कि आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी में और ख़त्म होती है आप पर। ये कहानी युद्ध की कहानी है, ये कहानी खेती की कहानी है, ये कहानी जर्मनी की और दुनिया की सारी राजनीति की कहानी है। तो नमस्कार, मैं हूँ वृंदा और सवाल ये है कि क्या युद्ध के अपराधी को, क्या किसी वॉर क्रिमिनल को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है? क्या नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? और ये सवाल हम ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये इतिहास में हो चुका है। आज की तारीख में नेतन्याहू को लेकर, उसके वॉर क्रिमिनल होने या ना होने को लेकर सवाल पूछा जाता है। मगर आज से 100 साल पहले 1918 में एक साइंटिस्ट को जब नोबेल प्राइज़ मिल रहा था अपने उसके एक इन्वेंशन के लिए, उसी समय उसे अमेरिका की सरकार और उसके खुद के दोस्त वॉर क्रिमिनल कह रहे थे। उन्होंने उसकी नोबेल प्राइज़ अवार्ड की सेरेमनी को बॉयकॉट किया कुछ दोस्तों ने। कुछ नोबेल लॉरिएट्स ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। तो अवार्ड वापस करने का जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। तो इस कहानी को जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, 19th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। यूरोप में क्रिमियन वॉर हुआ था और खाने की बहुत कमी हो गई थी। यूरोप वॉज स्टार्विंग, वहाँ खाना नहीं था, गेहूँ नहीं उग रहा था और लोग भुखमरी से मर रहे थे, बीमारी थी। और दुनिया की आबादी उस वक्त साथ के साथ बढ़ रही थी क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे, नई नई दवाइयाँ बनकर आ रही थीं, अस्पताल बेहतर हो रहे थे। तो साइंटिस्ट्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि हम इस आबादी को कैसे सपोर्ट करेंगे, हम इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे। उसका जवाब साइंटिस्ट्स को पता था और जवाब ये था कि नाइट्रोजन। तो हर वैज्ञानिक को पता था कि हमें ज़रूरत है नाइट्रोजन की। अगर हमें फसलों को बढ़ाना है और लोगों को खाना खिलाना है तो हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किसी तरह से करना होगा। और हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसमें नाइट्रोजन सबसे कॉमन गैस है, लेकिन उस नाइट्रोजन को हवा से निकालकर ज़मीन में डालने का जो प्रोसेस है वो उस समय तक इजाद नहीं हुआ था। तो उस नाइट्रोजन को इस तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी कि उसे फर्टिलाइज़र बनाया जा सके। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से फसल जो है वो और जल्दी उगेगी, ज़्यादा होगी, जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी और जैसे जैसे वो यील्ड बढ़ेगी तो आप लोगों तक खाना पहुंचा सकते हैं। और हमारी जो बॉडीज़ हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। हमारे डीएनए में, हमारे प्रोटीन्स में, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, हमारे खून में, हर चीज़ में नाइट्रोजन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो नाइट्रोजन की आपको ज़रूरत है, लेकिन आप नाइट्रोजन को बना नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 2 नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं जब वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं। अब करना ये था कि उन दोनों एटम्स को तोड़ना था, एक दूसरे से अलग करना था। और जब आसमान से बिजली गिरती है, ज्वालामुखी फटते हैं, तब ये नाइट्रोजन अलग हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इतना ज़्यादा फोर्स लगता है, बिजली की इतनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल पे लगती है कि वो एटम्स अलग हो जाते हैं। या फिर ज़मीन के अंदर केंचुए होते हैं, वो भी उस नाइट्रोजन को अलग करते हैं जिससे दालें और गेहूँ और ये सब उगता है। तो कई सालों से साइंटिस्ट्स कोशिश कर रहे थे कि हम उस नाइट्रोजन को किसी तरह से अलग कर सकें, लेकिन सब अनसक्सेसफुल होते जाते हैं। एंड फाइनली एक साइंटिस्ट आता है जर्मनी में जिसका नाम है फ्रिट्ज हाबर। और ये हमारी कहानी का मेन हीरो है, या विलन भी कह सकते हैं आप, जैसे भी आप इस कहानी को लेते हैं। तो फ्रिट्ज हाबर 1905 के आसपास एक टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू करता है जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने को लेकर है। और वो कई साल काम करता है और 1909 में जाके वो एक गैस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, सब करता है और फिर उसके अंदर हाइड्रोजन की गैस को छोड़ता है और
अंदर रिएक्शन होता है और एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अमोनिया। अब अमोनिया बनता है तो ये फर्टिलाइज़र्स, इसी के बेसिस पर फिर फर्टिलाइज़र्स बनते हैं और जर्मनी में खेती में जो यील्ड थी, जो उसकी उत्पाद जो था खेती का, वो 4 गुना बढ़ जाता है और रातों रात फ्रिट्ज हाबर जो है वो जर्मनी का हीरो बन जाता है। और ये वो समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का, जब जर्मनी में ज्यूज़ को पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, साइंस की फील्ड्स में काफ़ी तरह की फ्रीडम्स मिलती थी। ये हिटलर से बहुत पहले का दौर था और फ्रिट्ज हाबर अपने आप को एक नेशनलिस्ट कहता था, वो खुद को एक सेक्युलर ज्यू कहता था और फादरलैंड यानी जर्मनी के विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए काम करना चाहता था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तब तक फ्रिट्ज हाबर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। वो वहाँ का जो प्रिंस था जर्मनी का, उसके साथ उठता बैठता था और जर्मनी के पावर के कॉरिडोर्स में उसका आना जाना था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो वो अपनी तरफ से वॉलंटियर करता है और वो वॉर फ्रंट पर भी जाता है। और जब वो अपनी लैब में आता है तो वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में अपनी लैब में जाता है और अपने रिसर्चर्स को एक कमांडेंट की तरह ऑर्डर दे दे के काम करवाता है। तो वो उस तरह से नेशनलिज्म की परफॉर्मेंस को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में एग्जीक्यूट करता है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो फ्रिट्ज हाबर को लगता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ और मेरा अपने देश के प्रति ये कर्तव्य होना चाहिए कि मैं उसकी साइंटिफिक एडवांसमेंट में और उसके वॉरफेयर को और मजबूत करने के लिए, उसे और मजबूत हथियार देने के लिए मैं काम करूं। तो उसने जो प्रोसेस बनाया था अमोनिया बनाने का, फर्टिलाइज़र बनाने का, उसी प्रोसेस से फ्रिट्ज हाबर कहता है कि मैं बॉम्ब भी बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी लगती है कि उस एनर्जी से हम बॉम्ब भी बना सकते हैं। और उसके अलावा वो एक और आइडिया देता है। वो कहता है कि हम एक ऐसी गैस बनाएंगे जिसे जो भी सूंघेगा वो मर जाएगा। जब जर्मन आर्मी के मिलिट्री कमांडर्स को, उस आर्मी के सीनियर्स को ये बात पता चलती है तो वो मना कर देते हैं। उनमें ये एक मॉरल एक कंपल्शन था कि हम इस तरह से युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर हमें लड़ना है तो हम ज़मीन पर आमने सामने की लड़ाई करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है कि हम किसी को जहरीली गैस सुंघाकर मार दें। लेकिन इस टाइम तक फ्रिट्ज हाबर काफ़ी मजबूत आदमी हो गया था। उसके पास वो जो ऑर्डर देता था उसके लिए पूरा हो जाता था। उसको बहुत फंडिंग मिली हुई थी, उसके पास लैब्स थी, अपना पूरा स्टाफ था और फाइनली फ्रिट्ज हाबर अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। वो क्लोरीन गैस का इजाद करता है इस फॉर्म में कि जब उसे दुश्मनों की तरफ छोड़ा जाए तो वो उनके ट्रेंचेस में, जिन ज़मीन के नीचे जो वो बेसमेंट बंकर बना के जहाँ सिपाही रहते हैं, वहाँ पे जाके उन पर अटैक करेगी। वो सिपाही उसमें सांस लेंगे और वो मर जाएंगे, क्योंकि ये जो गैस है वो आम हवा से, नॉर्मल हवा से 1.5 गुना भारी है। तो वो नीचे रहेगी और उसका रंग पीला है, तो उसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। तो सेना के जो कमांडर्स हैं वो उन्हें नहीं पसंद आता, फिर भी फ्रिट्ज हाबर वेस्टर्न फ्रंट पर उस गैस का इस्तेमाल करता है। एक साथ 5000 सिलेंडर से ये गैस छोड़ी जाती है जब सामने दुश्मन के सिपाही हैं और हवा पीछे से आ रही होती है, तो वो सारी गैस जो है वो धीरे 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 सामने दुश्मनों के ट्रेंचेस की तरफ जाती है। और उस गैस के चलने का भी एक डिस्क्रिप्शन है कि उसके रास्ते में जो घास आई, जो पत्ते आए, वो धीरे धीरे वहीं के वहीं वो मुरझाने लगे। वो इतनी जहरीली गैस थी और वो गैस जाती है दुश्मनों के ट्रेंचेस में और 6000 सिपाही उस गैस में सांस लेते हैं और खड़े खड़े वो एक तरह से चोक करके मर जाते हैं। फ्रिट्ज हाबर इसके बाद फिर से हीरो बन जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के दूसरे साल में जर्मनी में फ्रिट्ज हाबर के इस इन्वेंशन की बहुत बात होती है। उसके इस इन्वेंशन की कहें या उसके इस वेपन की बहुत बात होती है, क्योंकि ये केमिकल वेपन्स के शुरुआती दौर के साल हैं। दूसरे देश भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस स्केल पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था।
लेकिन उसी समय पर फ्रिट्ज हाबर के कुछ क्रिटिक्स भी थे। फ्रिट्ज हाबर का एक असिस्टेंट था, ऑटो हान। वो मना करता है कि हमें इस गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रिट्ज हाबर करता है। अपने अटैक के हो जाने के बाद और जर्मनी में, बर्लिन में खूब वाहवाही समेटने के बाद जब वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है, तब उसे अपना दूसरा क्रिटिक मिलता है। उसकी वाइफ है क्लारा, जो खुद एक साइंटिस्ट है, और जब वो फ्रिट्ज हाबर से मिलती है तो वो ये कहती है कि तुमने गलत काम किया है। पूरा देश जिस आदमी के साथ खड़ा होता है, उसके सामने उसकी खुद की पत्नी खड़े होकर ऑब्जेक्ट करती है कि तुमने जो काम किया है वो मॉरली गलत काम है, नैतिक रूप से ये तुमने एक अपराध किया है। लेकिन फ्रिट्ज हाबर नेशनलिस्टिक एक्साइटमेंट में और उस तरह की उसे जो अटेंशन मिल रहा था, उसमें इतना ज़्यादा आगे निकल चुका होता है कि वो अपनी वाइफ की बात को नहीं सुनता, अपनी पत्नी की क्रिटिसिज्म को नहीं स्वीकारता। और उस दिन उनकी बात होती है और वो सोने चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसी रात उसकी पत्नी क्लारा उसकी बंदूक से अपनी जान ले लेती है। और अगले दिन फ्रिट्ज हाबर अपने छोटे बेटे को, 10 साल के बेटे को, उसकी माँ के साथ वहीं पर छोड़कर फिर से वॉर पे चला जाता है। तो हम एक ऐसे आदमी के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो एक वैज्ञानिक है, शानदार वैज्ञानिक है, जिसने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिससे आज दुनिया के करोड़ों लोग जिंदा हैं, पैदा हो पाए। लेकिन जब उसकी खुद की पत्नी की जान जाती है तो वो अपने बेटे के पास भी नहीं रुकना चाहता। वो अपनी पॉलिटिकल इमेजिनेशन में अपने फादरलैंड के प्रति जो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो वो अपनी देशभक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता है, उसमें इतना पत्थर हो चुका है कि उसे दिखाई ही नहीं देता कि वो क्या छोड़ता जा रहा है अपने पीछे। और जो लोग सोचते हैं कि विज्ञान और आर्ट्स, कलाएं, पेंटिंग, ये सब पॉलिटिक्स से दूर है, ये कहानी उनके लिए भी है, क्योंकि कुछ भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं है। फ्रिट्ज हाबर को लगता है कि वो जर्मनी का चमकता सितारा है और यहाँ का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। लेकिन 1918 में जर्मनी हार जाता है और फिर हाबर को लगता है कि ये जर्मनी के साथ बहुत गलत हुआ। उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन महसूस होता है, क्योंकि जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगाई जाती है, कई तरह से जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया जाता है। और वो सोचता है कि मैं अब एक ऐसा इन्वेंशन करूँगा कि मैं समुद्र के पानी से सोना बनाऊँगा ताकि हम ये सारा कर्ज चुका सकें। वो 5 साल तक कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद में वक्त बदलने लगता है। धीरे धीरे उसी जर्मनी में हिटलर का राइज होता है और हिटलर आता है और 1933 में वो एक ऑर्डर जारी करता है। वो कहता है कि जो भी ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं रह सकते। फ्रिट्ज हाबर को इसलिए रहने दिया जाता है क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी काम किया था, लेकिन उसका 75% स्टाफ जो था वो सब यहूदियों का था और उन सबको एक झटके में निकाल दिया जाता है। फ्रिट्ज हाबर कहता है कि मैंने तो कभी किसी का धर्म पूछ के किसी को काम पर नहीं रखा, इसीलिए रखा क्योंकि वो काबिल लोग थे। लेकिन वो आर्गुमेंट वहाँ फेल हो जाता है। तो नाराज़ होकर फ्रिट्ज हाबर अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है और फिर उसके बाद घूमने लगता है। वो यूके चला जाता है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में एक मौका आता है जब वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से मिलता है और मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो वैज्ञानिक हाथ मिलाने से मना कर देता है, क्योंकि फ्रिट्ज हाबर का एक आपराधिक रिकॉर्ड था जो उसके ना चाहते हुए भी दुनिया में दर्ज हो रहा था, अमेरिका से लेके यूरोप के बाकी देशों में। तो फ्रिट्ज हाबर एक तरह से ना जर्मनी का रहा, ना यूरोप का रहा, कहीं का भी नहीं रहा। वो घूमता रहता है और वो फाइनली सोचता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में एक हॉस्पिटल में जाके अपने ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल बिताऊंगा। और वो रास्ते में ही होता है जब एक होटल में हार्ट अटैक से फ्रिट्ज हाबर की मौत हो जाती है। तो फ्रिट्ज हाबर की कहानी का अंत एक तरह से हो जाता है, लेकिन ये कहानी एक और मोड़ आगे जाकर लेती है। फ्रिट्ज हाबर के जर्मनी छोड़ देने के बाद कुछ साल बाद नाज़ी जर्मनी में एक वैज्ञानिक की नज़र फ्रिट्ज हाबर के एक और इन्वेंशन पर पड़ती है। इन्वेंशन कहें, उसका एक प्रयोग था। उसने एक पेस्टिसाइड बनाया था, इसका नाम था ज़ाइक्लोन ए।
और इसके अंदर ये एक साइनाइड बेस की गैस थी और इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल डाली गई थी ताकि अगर कोई इंसान उसको सूंघ ले तो उसे पता चल जाए कि अच्छा हमारे आसपास कहीं ज़ाइक्लोन ए छिड़की गई है और हम दूर हो जाएं ताकि बीमार ना पड़ें। लेकिन जब नाज़ी जर्मनी में नाज़ी वैज्ञानिकों के हाथ में ये गैस आती है तो वो दो काम करते हैं। वो एक काम ये करते हैं कि उसमें से उस वार्निंग स्मेल को हटा देते हैं ताकि अगर कोई उस गैस को सूंघे, सांस ले तो उसे पता ना चले। और दूसरा काम ये करते हैं कि वो उसे और भी ज़्यादा जहरीला बनाते हैं। और उसके बाद हॉलोकॉस्ट के दौरान उन सालों में नाज़ी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में इस गैस का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ज़ाइक्लोन बी। इस गैस के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों लोगों की हत्या की जाती है। फ्रिट्ज़ हाबर के खुद के कुछ दोस्त और उसके दूर के कुछ रिश्तेदारों को भी इन कंसंट्रेशन कैंप्स में इसी गैस को सुंघाकर मारा जाता है। तो एक कहानी के कई लेसन्स हो सकते हैं। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने ऐसा इन्वेंशन किया जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग जिंदा हैं, पैदा हो पाए, उसी वैज्ञानिक के एक इन्वेंशन की वजह से दुनिया में इतना बड़ा अपराध हुआ, लाखों लोग मारे गए। और आज की दुनिया की राजनीति में उस एक इवेंट का कितना बड़ा प्रभाव हम देखते हैं। तो जब कोई वैज्ञानिक ये सोच रहा है कि वो सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहा है, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या कोई भी कोई थिंकर हो, कोई वो ये सोचे कि हम सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, हम विज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर नैतिकता के कोई बंधन नहीं है, हम रुक कर ये ना देखें कि हमारे सामने वाले इंसान के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो मुमकिन नहीं है। हम जो भी करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में या हमारी पॉलिटिकल लाइफ्स में, उसका असर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कई बार इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदल देते हैं। आप सोचेंगे कि आपने अपने देश के प्रति कोई फ़र्ज़ निभाया है, अपने धर्म के प्रति कोई फ़र्ज़ निभाया, लेकिन वो पूरा नहीं होता। फ्रिट्ज़ हाबर ने हिटलर के आने से बहुत साल पहले अपना धर्म बदल लिया था। वो यहूदी पैदा हुआ था लेकिन उसने ईसाई धर्म अपनाया, मगर जब हिटलर आता है तो उसकी उस पहचान का कोई मतलब नहीं रहता। हिटलर की सरकार के सामने फ्रिट्ज़ हाबर एक यहूदी ही था और उसी की लैब के 75% लोगों को उसी के सामने निकाल दिया जाता है। तो तय आपको करना है इस कहानी में, क्या राष्ट्रवाद के उन्माद में अपने विज्ञान के जुनून में काम करने वाला फ्रिट्ज़ हाबर सही था? क्या उसे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था जिसने हज़ारों सैनिकों की हत्या करने वाली एक गैस इजाद की, जिसने एक दूसरी ऐसी गैस बनाई जिसका इस्तेमाल फिर नाज़ी जर्मनी करके लाखों लोगों की हत्या करती है? या फिर वो सही थी जिसने पहले ही दिन फ्रिट्ज़ हाबर के सामने चुनौती पेश कर दी थी, उसके सामने विज्ञान और राजनीति की नैतिकता का सवाल खड़ा कर दिया था और उसे ये पहले ही दिन बता दिया था कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है? क्या उसकी अपनी पत्नी क्लारा उस नोबेल की ज़्यादा हकदार थी? ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। आज की मौजूदा राजनीति में भी इन सवालों की उतनी ही जगह है जितनी आज से 100 साल पहले थी। नमस्कार, मैं वृंदा।